हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अब्दुल वहाब। फ्रेंड्स, वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज लेके आया हूं मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए। जो कुछ कंफ्यूजन यूट्यूब पे पिछले 1-1.5 हफ्ते से देखने को मिला है, बल्कि मैं कहूँगा स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर से ही देखने के लिए मिल रहा है, उस पर मेरा आज का वीडियो है। और वो कंफ्यूजन क्या है? वो ये है कि हमारा जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 की बात चल रही है, तो बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि इसमें जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से सीटेट या यूपीटेट या जो और टीचिंग एग्जामिनेशन हैं उनमें चेंज आने वाला है। वो चेंज कब से आएगा, कब से लागू होंगे वो चेंजेस, और वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि पॉसिबल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। इसके लिए मेरे व्हाट्सएप पर कई दिन से मैसेज आ रहे थे, कई लोगों की क्वेरी आ रही थी, तो मैंने सोचा उस पर एक डिटेल वीडियो बना दी जाए जिसमें आपको नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 के जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस कर दिया जाए, और आपको ये भी बता दिया जाए कि पॉसिबल चेंजेस सीटेट या यूपीटेट में क्या होने वाले हैं और वो कब से होने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। तो फ्रेंड्स, अगर हम प्रीवियस ईयर में बात करें तो हमारा जो नेशनल पॉलिसी जब तक आई है वो मेनली 4 नहीं 3, इन दोनों को क्योंकि एक मान लिया जाता है, ठीक है। पहला आया था 1968 में जब इंदिरा गांधी हमारे पीएम थी, फिर दूसरा 1986 में आया। इस वक्त जो है हमारे पीएम राजीव गांधी थे। फिर उसके बाद हल्का सा चेंज इसमें करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 आया, और अब थर्ड वाला जो हमारा है एनईपी, आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी पीएम है, और ये अभी तक की जितनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं सबसे ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव है। बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी इसमें की गई है। तकरीबन ये समझ लीजिए 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत होती हैं उनसे सजेशन मंगाए गए। अब इसी से आपको पता चल जाता है कि अगर 2.5 लाख ग्राम पंचायत से सजेशन मंगाए गए हैं और फिर उन्हें आगे के लेवल पर भी डिस्कस किया गया होगा, तो कितनी मेहनत इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए की गई है। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। इसके जो प्रेसिडेंट हैं, या हम कह सकते हैं ये जो कमेटी थी जिसके अकॉर्डिंग ये जिसके अंडर में ये गठित की गई, बनाया गया, उसके जो हेड हैं वो के कस्तूरी रंजन है। वो क्या है? कस्तूरी रंजन जी हैं, और ये कस्तूरी रंजन जी जो हैं इसरो के हेड भी रहे हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसे 5+3+3+4 में चेंज कर दिया गया है। 5+3+3+4 स्कूल एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। पहले क्या था? हमारा 10+2 सिस्टम था। यानी कि हमारे 12 साल की बात की गई थी, लेकिन अब जो बात की गई है वो अब हमारे 15 साल की बात की गई है। हमारे कितने? वी आर टॉकिंग अबाउट 15 ईयर्स, और दीज 15 ईयर्स डोंट इंक्लूड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। एक चीज और समझ लीजिए, जैसे जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि 12 ईयर्स की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या एक मैसेज जाता है? यहाँ पर मैसेज ये जाता है कि हमारे 10+2 12 हो गया। ये स्कूल एजुकेशन की बात कर रही है। जब हम जो है 12 साल से ऊपर जाते हैं तो हमें ये समझ आता है कि अब हम यूनिवर्सिटी लेवल की या कॉलेज लेवल की एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो 4 ईयर्स है इसमें कुछ एजुकेशन का पार्ट स्कूल कॉलेज एजुकेशन से लिया गया होगा। ऐसा नहीं है। फिर क्या है? अभी हम बात करेंगे। स्ट्रीम को यहाँ पर क्या कर दिया गया है? स्ट्रीम को एंड कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है, पहले क्या होता था, या तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट होते थे या आप साइंस के स्टूडेंट होते थे।
या तो आप क्या होते थे, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट होते थे। आपने अगर साइंस ले लिया है तो आप कॉमर्स नहीं पढ़ पाएंगे, आपने कॉमर्स ले लिया है तो साइंस नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। अगर कोई ये पढ़ना चाह रहा है, सपोज करो मैं हिस्ट्री पढ़ना चाह रहा हूँ लेकिन मैं साइंस साइड में हूँ, है ना, साइंस स्ट्रीम में हूँ, तो मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ पाता था। अब ये जो फाउंडेशन थी ये खत्म होने वाली है। अब हमारा क्या है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन हमें दिया जाएगा। एक जो हमारा MHRD था यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसे खत्म करके या हम कहें इसे चेंज कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। इसे चेंज कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। तो ये मेजर चेंजेस हैं हमारे जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के जो मेजर की पॉइंट्स हैं इन पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्कूल एजुकेशन, ये जो हमारी बात की गई है यहाँ पर 5+3+3+4, इसे किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं 5 इयर्स की। इसे कहा गया है फाउंडेशन। फ्रेंड्स, अगर अभी तक की बात करें हम, तो हमारा जो एजुकेशन स्टार्ट होता था उसकी एज 6 इयर्स रखी थी। उसकी एज क्या थी, 6 इयर्स। क्या थी, 6 इयर्स। लेकिन अभी जो एजुकेशन हमारी स्टार्ट हो रही है, अभी का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें एज रखी है 3 इयर्स। एज रखी है 3 इयर्स, ठीक है। तो जो वो 12+3 15 साल वाले हो रहे थे, वो यहां पर 3 साल हमारे बढ़ गए। यहां पर क्या हो गया, हमारे 3 साल बढ़ गए। इस तरह वो क्या हो गया है, 5+3+3+4, 5 और 3 8 और 3 11 और 4 15 हो जा रहे हैं। अब इसमें पहले के जो 5 इयर्स हैं उन्हें हमने कहा है फाउंडेशन, उन्हें कहा है हमने फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। अब ये क्या है, ये फाउंडेशन स्टेज इंक्लूड करता है प्ले ग्रुप और क्लास 1 एंड 2 को। प्ले ग्रुप और क्लास 1 एंड 2 को ये फाउंडेशन स्टेज हमारा इंक्लूड करता है। इसमें 3 इयर्स जो हैं वो पहले 3 इयर्स आपके प्ले ग्रुप रहेंगे। पहले 3 इयर्स क्या रहेंगे, प्ले ग्रुप रहेंगे। यानी कि जैसे ही 3 साल का बच्चा हुआ उसे हमने स्कूल में भेज दिया, वो खेलने भेज दिया ना। इसका मकसद ये है कि बच्चा जो स्कूल से डरता है, स्कूल जाने से बच्चा क्या होता है, स्टार्टिंग में डरता है ना। तो जब वो खेल खेल में जाएगा, ये जो हमारा ये वाली स्टेज जो होती है 3 इयर्स वाली अर्ली चाइल्डहुड, इसमें क्या होता है, बच्चा अपने पेयर ग्रुप से मिलना स्टार्ट करता है, रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट करता है, उस तरीके की एक्टिविटीज करने लगता है। तो यहाँ पर क्या है, ये इसी चीज पर फोकस किया गया है कि बच्चा स्टार्टिंग के 3 इयर्स में, यानी कि जब उसकी एज 3-4 साल, 3-4-5 साल है ना, 3-4-5 इयर्स हो रही है, तो वो इन 3-4-5 इयर्स में क्या कर ले, स्कूल जाना सीख जाए। फिर उसके बाद उसे हल्के से क्लासेस की तरफ पहुंचाया जाता है। उसमें क्लास 1 एंड 2 इंक्लूड है, ये 2 इयर्स है। इसमें क्या है कि बच्चा हल्का फुल्का राइटिंग करना या अल्फाबेट्स पढ़ना, ये चीजें सीख लेगा, है ना। एग्जामिनेशन यहाँ पर होता ही नहीं है, एग्जामिनेशन यहाँ पर नहीं होना है, एग्जामिनेशन यहाँ पर नहीं होना है। यानी कि बच्चा कब प्ले ग्रुप से फर्स्ट क्लास में आ गया, कब फर्स्ट क्लास से 2 क्लास में पहुंच गया, उसे पता भी नहीं चलने वाला है। उसे कोई एग्जाम यहाँ पर नहीं देना होगा। अगला जो 3 इयर्स है हमारे, इसे कहा गया है प्रिपरेटरी स्टेज। इसे कहा गया है प्रिपरेटरी स्टेज। और ये क्या है हमारा, क्लास 3 टू क्लास 5, यानी कि क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ये 3 इयर्स हमारे बनते हैं, है ना। इसमें क्या कहा है, इसमें ये कहा गया है कि आपको एक्टिविटीज करानी है और एक्टिविटी के साथ हल्का हल्का सा उसे स्टडी भी करानी है, हल्का हल्का सा उसे स्टडी भी करानी है। स्टडी का मतलब ये हुआ कि उसे पोएम याद करा दी, या उसे कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स, है ना, विशिंग्स, इस तरीके की चीजें आप सिखा दें। अगली बात करते हैं कि ये जो एजुकेशन होनी है, ये या तो हमारी मदर टंग में होगी या हमारा क्या होगा, इंग्लिश में होगी, या क्या होगा, इंग्लिश में होगी। ये वाला पॉइंट जो है, इस पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, क्योंकि साथ के साथ ये शर्त भी लगाई गई है कि स्कूल ये प्रेशराइज नहीं कर पाएगा आपको कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है या आपको मदर टंग में ही पढ़ना है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कैसे पॉसिबल है कि एक ही स्कूल में कुछ बच्चे मदर टंग में पढ़ रहे हो, कुछ बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हो। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम स्कूल्स के लिए क्रिएट हो जाती है। तो आई होप कि यहाँ पर आदमी यही सोचेगा कि अलग स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम, जैसे अभी होता है हमारे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इसी तरह का कोई
कंसेप्ट निकल के आए, इसी तरह की कोई सॉल्यूशन इसका निकल के आए। बाकी नॉर्मली मेरा ख्याल ये है कि लोग यही सोचते हैं कि बच्चा हमारा इंग्लिश मीडियम में जाए, ठीक है। अगला क्या है यहाँ पर, एग्जाम्स इस स्टेज में स्टार्ट हो जाएंगे। ज्यादा फोकस ये दिया ऑब्जेक्टिव टाइप पर रखा जाएगा, ज्यादा फोकस ये रहेगा कि बच्चे की जो क्रिएटिविटी है, जो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग है वो बाहर निकल के आए, उस तरह का एग्जाम पैटर्न होगा। एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स की, जिसे हमने कहा है मिडिल स्टेज। यहाँ पर क्या है, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में आप स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए चेंज क्या है। जब हम बात करते हैं आर्ट्स की, है आर्ट्स कुछ हद तक वहां पर पढ़ाया जाता था, ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है। साइंस ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स हमारा क्या है, ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है। इंडियन लैंग्वेज ऑलरेडी पढ़ाई जा रही है। कोई इंडियन लैंग्वेज आप ले सकते हैं, नॉर्मली हिंदी लोग लेते हैं, अभी तक हिंदी थी। अब यहाँ पर कोई भी इंडियन लैंग्वेज हो सकती है। वो आपका क्या हो सकता है, इंग्लिश, वो आपका जो है हिंदी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, मराठी हो सकता है, कोई भी आपकी एक लैंग्वेज हो सकती है। उसके अलावा जो चेंजेस, मेजर चेंजेस यहाँ पर आए हैं वो ये 2 चेंजेस हैं। यानी कि इसी स्टेज में आपको क्या सिखाया जाएगा, कंप्यूटर कोडिंग। कंप्यूटर कोडिंग नॉर्मली क्या है, सॉफ्टवेयर वगैरह जो डेवलप करते हैं उनसे रिलेटेड होता है। अब जाहिर सी बात है, इतना छोटा बच्चा सॉफ्टवेयर तो पूरी तरीके से नहीं बनाएगा। क्या है, उसे प्रोसेस तकरीबन सिखाया जाएगा, उसे बेसिक यहाँ पर सिखा दिया जाएगा। तो पहला जो चेंज है वो ये है कि कंप्यूटर कोडिंग यहीं पे सिखाई जाएगी, है ना। दूसरा क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग। दूसरा क्या है यहाँ पर, वोकेशनल ट्रेनिंग। कोई बच्चा क्या किसी भी तरीके का है ना, कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग लेना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल किसी को हमारा कारपेंटरी, किसी को हमारा कारपेंटरी करना है, किसी को जो है सिलाई कढ़ाई सीखना है, तो उस तरीके की वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएंगी। तो ये तो बात हो गई हमारी 5+3+3+, यानी कि 5+3+3+3 हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं 4 पर। तो ये जो 4 इयर्स हैं, इन्हें हमने कहा है सेकेंडरी स्टेज। और इसमें क्या है यहाँ पर, क्लास 9 to 12, इन क्लासेस की बात की जाएगी, इन क्लासेस की पढ़ाई की जाएगी। अब इसमें यहाँ क्या है, वही है पहली चीज को जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सेमेस्टर सिस्टम, जो स्ट्रीम सिस्टम है उसे खत्म करके यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, मल्टीपल सब्जेक्ट्स किए जाएंगे। मल्टीपल सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको साइंस के साथ साथ हिस्ट्री पढ़नी है तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। आप कॉमर्स के साथ साथ मैथ पढ़ना चाहते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो स्ट्रीम सिस्टम था, अब आपको नहीं कहा जाएगा कि आप जो है साइंस स्ट्रीम से पढ़ के आए हो, या आप आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ के आए हो, या आप कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ कर आए हो। दूसरा इसमें क्या हो जाना है, सेमेस्टर सिस्टम एग्जाम्स हो जाना है। एक साल में 2 सेमेस्टर, यानी कि जो आपको 4 एग्जाम्स यहाँ पर देने थे, अब आपको 8 एग्जाम्स देने हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट चेंज इसमें है वो है फॉरेन लैंग्वेज का। आप स्पेनिश सीखना चाहते हैं, सीख सकते हैं। आप फ्रांसीसी सीखना चाहते हैं, सीख सकते हैं। चाइनीज को इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट देखते हुए गवर्नमेंट ने इसमें जो उनकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें चाइनीज लैंग्वेज को इंक्लूड नहीं किया है। हालांकि मेरा मानना यह है कि इंक्लूड करना चाहिए था। भाई उन्हें चाइनीज को इंग्लिश अच्छी आती नहीं है, हिंदी भी नहीं आती है, तो तब कम से कम हम चाइनीज सीख लें, है ना, ताकि ढंग से गलिया सकें। चाइनीज को भी इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने चाइनीज को अभी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए इंक्लूड नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हमारी किसकी, जो स्कूल एजुकेशन में चेंज आने वाला है एनईपी 2020 के बाद। अब हम बात करते हैं जो हमारे काम की बात भी है, काम की तो ये भी थी, लेकिन जो हमारा मेन है, एक न्यूज ये मार्केट में उतर आई है कि 4 फेजेज में होने वाला है। क्या है, 4 फेजेज में होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, जब हमने स्कूल एजुकेशन को 4 पार्ट्स में तोड़ा है, तो बिल्कुल वो 4 फेजेज में होने वाला है।
दूसरा ये भी है कि अब 12th क्लास तक के लिए भी आपको सीटेट पास करना होगा। पहले ये होता था 8 क्लास तक के लिए था, अब क्या है ये क्लास 12 तक पढ़ाने के लिए भी आपको पास करना होगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर ईच फेज वही होने वाली है जो हमारी 1st to 5th थी, वो हमारी क्या रहेगी, जो थी वो रहेगी, है ना। फिर क्या है हमारी 6 to 8 जो थी उस वही एक्सटेंड करके हम 6 to 10th करने वाले हैं, है ना। हो सकता है उसमें पीजीटी इंक्लूड किया जाए। ये है कि एलिजिबिलिटी हर फेज के लिए अलग रहेगी, स्पेशली जो 8 क्लास के बाद का मामला है, यानी कि 9, 10, 11, 12 इसके लिए हो सकता है पीजीटी को, यानी कि जब आप मास्टर्स करें, मास्टर्स प्लस बीएड इसके लिए एलिजिबिलिटी हो। ठीक है, वो अभी जब अप्लाई होगा तब देखा जाएगा। चेंजेस इन अपकमिंग सीटेट, तो यहां पर कोई भी आपका चेंज नहीं होने वाला है। जो हमारा अभी एनईपी 2020 है, एनईपी 2020 है, वो हमारा पहले ही ये कहा गया था कि हमारा 2022 जो हमारा ईयर है 2022, क्या है 2022 और 23 इन ईयर्स में अप्लाई इसे जो है एप्लीकेबल करने की बात पहले ही कही गई है। यानी कि इसका मतलब ये है कि 2021 में तो वैसे ही इसे इनेक्ट नहीं किया जा रहा है, और अगर खुदा न खास्ता हमारा कोरोना की जो 3rd लहर आती है तो हो सकता है ये और आगे बढ़ा दिया जाए। तो मेरा यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हल्का सा आप एनईपी 2020 को जान लें कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, पॉसिबल चेंजेस क्या हो सकते हैं सीटेट में, और ये जो चेंजेस हैं ये आपके 2021 में तो बिल्कुल भी नहीं लागू होने वाले हैं। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि जो 2021 में हमारा या तो दिसंबर में या 2022 के जनवरी में एग्जाम होने वाला है, उसमें सीटेट ने बहुत क्लियर प्रेस रिलीज निकाल के ये बता दिया है कि यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस का जो लेवल है, क्वेश्चंस का जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं टाइप है, वो चेंज किया जाएगा। बाकी इसके अलावा कोई भी मेजर चेंज उसमें नहीं आने वाला है। उन्होंने बस ये कहा है कि क्वेश्चन इस तरीके से सेट किए जाएंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग का पता चले और कंप्यूटर अवेयरनेस बने। वो पूरा मेरा वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उसे देख लीजिएगा। बाकी बेफिक्र होके आप जो है सीटेट की तैयारी करिए 2021 में, बल्कि मैं समझता हूं जो 2022 में स्टार्टिंग वाला होने वाला है, अगर हुआ तो उसमें भी कोई चेंज सीटेट के एग्जाम्स में नहीं आने वाला है। अपकमिंग यूपीटेट में कोई चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए आप बेफिक्र होके, और देखिए फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब पाने के लिए इस तरह का हेडिंग चला के जो है बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं। कंफ्यूज मत होइए, क्लियर कट है कि जो डेट हमारा मिली हुई है, जो ईयर मिला हुआ है, उससे पहले तो ये अप्लाई करेंगे ही नहीं किसी कंडीशन में। हाँ, आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। बिल्कुल जो कोर्स आपका तो जो सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए, और इस तरफ ध्यान भी मत दीजिए कि हमारा एनईपी 2021 में कुछ चीजें चेंज हुई हैं जिनकी वजह से सीटेट का पैटर्न चेंज होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है एनईपी से वो डाल दें, वैसे डाल दे नहीं है, वैसे नहीं हो सकता है डाल भी दें, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये कंफर्म है कि पैटर्न आपका चेंज नहीं होने वाला है। कोई 4 फेजेज में इस बार सीटेट का एग्जाम नहीं होने वाला है, वही 2 फेजेज में ही रहेगा। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल के लिए और पेपर सेकंड आपका अपर प्राइमरी लेवल के लिए, चाहे वो स्टेट टेट हो चाहे वो सीटेट हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा था, उस क्वेश्चन पे भी मैं हल्के से बात कर दूं। वो क्वेश्चन ये है हमारा कि एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करें, सीटेट की किस तरीके से करें, डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाला है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो फ्रेंड्स देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हमारा क्या है रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल क्या है, आपको स्टडी करना है, एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो हमारा सीटेट क्या है, सीटेट हमारा सिंपली क्वालिफाइंग एग्जाम है। क्या है?
क्वालिफाइंग एग्जाम, इसमें कोई मेरिट लिस्ट नहीं बननी है जिसके बेस पे आपका क्या होना है, सिलेक्शन होना है। इसमें सिंपली आपको कितना है, 60% मार्क्स लेके आने हैं। कितना है, आपको 60% मार्क्स लेके आने हैं। इसलिए आपको, मुझे नहीं लगता जो लोग ये कहते हैं सीटेट बहुत डिफिकल्ट है, सीटेट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा आपको सिस्टमेटिक होकर पढ़ना है, थोड़ा सोर्सेज आपको ऐसे इख्तियार करने हैं, सोर्सेज आपको ऐसे एडॉप्ट करने हैं जहां आपको पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज मिले। ऐसे नहीं कि बीच बीच में बहुत सारा भर दिया गया है, बहुत सारी चीजें डाल दी गई हैं। तो एक तो आप YouTube चैनल देख रहे हैं तो YouTube चैनल, आप बुक पढ़ रहे हैं तो आप बुक, या बहुत सारे ऐप्स इस टाइम जो है अवेलेबल है। अगर कोई ऐप भी यूज कर रहे हैं तो एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें देखिए, ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज करिए जहां आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें मिल रही हो। दूसरा क्या है, अगर मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं, मैं क्या बात करूं, किसी भी एग्जाम की अगर बात करूं तो एग्जाम के 3 लेवल होते हैं, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। और यही हमारे क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन के टाइप हो सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन इजी है, हमारा क्वेश्चन क्या है, मीडियम है, हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफिकल्ट है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी एग्जाम को उठा लें, किसी भी एग्जाम को अगर आप उठा लें तो यहां पर क्या होता है, तकरीबन 35%, कितना, ये चीज आप नोट करके रखिएगा और आगे आने वाले एग्जाम्स में देखिएगा भी कि अब्दुल सर ने कुछ बताया था। तकरीबन क्या है, 35% क्वेश्चंस, वैसे ये होता है हमारा 35 to 40, ये कितना है, 35 to 40%। क्वेश्चंस क्या रहने वाले होते हैं, इजी रहने वाले होते हैं। क्या रहने वाले होते हैं, इजी रहने वाले होते हैं। ठीक है। अगला जो आपका मीडियम है उसमें भी क्या रहना होता है, 35 to 40% क्वेश्चंस आपके मीडियम रहने वाले होते हैं। ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमारे 30 to 20%, 30 to 20% ये हमारे क्या रहते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहते हैं। क्या रहते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस। इतना परसेंटेज हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चंस का होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि हमारा अगर 40-40 वाला आ रहा है, यानी कि जो इसकी अपर लिमिट ली है मैंने, 40% इजी आ गए, 40% मीडियम आ गए, तो यहाँ कितना बचा, 20%। यहाँ कितना बचा, 20%। हमने कह दिया कि हमारा एग्जाम इजी था, हमारा एग्जाम क्या था, इजी था। अब सपोज करिए यहाँ पे हमारा 25% बच जाता है। अगर हमारा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो 25% हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, 25%। इसे मैंने उल्टा लिखा है, 30 to 20 है ना, यानी कि डिग्री ऑर्डर में लिखा हुआ है, आप 20 to 30 पढ़ सकते हैं। यहां पर क्या है, 25% क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा जो एग्जाम था वो मॉडरेट था। लेकिन अगर हमारा रहता है कितना, 20% डिफिकल्ट और 40% इजी और 40% हमारा मीडियम, तो यानी कि आपका कितना बचा, आपका 80% ऐसा पोर्शन बचा जिसमें फाइट ज्यादा होनी है, जिसमें फाइट ज्यादा होनी है। अब इसमें क्या होगा, जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो 40% इजी क्वेश्चंस हैं उन्हें तो सब कर लेंगे। जो 40% मीडियम क्वेश्चंस हैं इनमें आप में फाइट होने वाली है। जो 20% क्वेश्चंस हमारे डिफिकल्ट वाले बचे हैं उनमें बहुत ज्यादा जिन लोगों ने मेहनत की होगी या बहुत ज्यादा जो नॉलेजेबल होंगे वही फाइट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, आपका पहली चीज तो ये है, आपको क्वालिफाइंग एग्जाम से सीटेट और इसमें मेरिट नहीं बनने वाली है, तो इसमें आपको करना ये है कि आपको क्या करना है, सिंपली 60% टारगेट बना के रखिए। और वो 60% अगर आप इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं तो आपके बहुत आराम से आ जाने वाले हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस में टाइम बर्बाद मत करिए, ना एग्जाम्स में ना प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन में आपके पास थोड़ा टाइम होता है, लेकिन एग्जाम्स में आप उन पर बिल्कुल भी मेहनत मत करिए, बिल्कुल भी जो है उन पर ध्यान मत दीजिए। पहले इससे निपट लीजिए और
मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आपने इजी और मीडियम वाले 80% पोर्शन अच्छे से कर लिया तो आप क्या है 70% क्रॉस कर जा रहे हैं। तो जब आप 70% क्रॉस कर जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर आने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये क्वेरीज भी आ रही थी कि सीटेट की तैयारी किस तरीके से करें, कौन सा पोर्शन उठाएं, डिफिकल्ट वाला उठाएं, इजी वाला उठाएं, पेपर्स जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनमें से किन क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करें। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आप इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करें, है ना। आपको सीटेट क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोकने वाला, ये मेरी गारंटी है। तो गाइज आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको इससे हेल्प मिलने वाली है, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए ताकि आपके दोस्त आपके फ्रेंड्स भी देख पाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस तरीके की जब भी वीडियो आए आप तक पहले पहुंच पाएं। थैंक यू वेरी मच एंड once again हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।